अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में ही अगर हम देखते हैं तो हम B.R. अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करते हैं। B.R. अम्बेडकर का जन्म महार जाति, महाराष्ट्र की महार जाति जो कि महाराष्ट्र में अस्पृश्य जातियों में गिनी जाती है, में हुआ था और इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए थे। 1921 में इन्होंने वकालत शुरू करी और तभी से उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। अम्बेडकर ने दलित की अवधारणा दी। इनके अनुसार सामान्यतः दलित शब्द से लोग कानूनी रूप से परिभाषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सही समझते हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक संदर्भ में दलितों का अर्थ देखें तो उसका अर्थ अनुसूचित जाति से ही है। आम जन में अगर हम आम चर्चा में या आम भाषा में अगर हम देखते हैं तो इन समूहों को दबे हुए वर्ग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दबे हुए, गरीब लोग इस समूह के अंतर्गत आते हैं। दलित आंदोलन, जिसका संबंध सामाजिक राजनीतिक जागरूकता से था, अम्बेडकर का उत्पादन था। अम्बेडकर एक क्रांतिकारी समानतावादी समाज की रचना करना चाहते थे। इनके अनुसार हिंदू व्यवस्था ने ही दलितों को निम्न स्तर पर धकेला है। इनका कहना था कि दलित को स्वयं उठना चाहिए तथा अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए। इन्होंने एक मंत्र भी दिया, शिक्षित हो, संगठन बनाओ तथा संघर्ष करो। हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए भी अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को ही उत्तरदायी माना था। अम्बेडकर के अनुसार जाति की उत्पत्ति से संबंधित उनके जितने भी सिद्धांत थे, जो पहले सिद्धांत बने थे, अम्बेडकर उन सबको त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त मानते थे। अम्बेडकर के अनुसार जाति की उत्पत्ति अंतः विवाह की प्रथा से हुई है। अम्बेडकर ने कहा कि जातियां ऐसी स्थायी और निश्चित इकाइयां हैं जो आमजन के को कृत्रिम रूप से विभाजित करती हैं और ये इकाइयां एक दूसरे से विवाह संबंध से स्थापित नहीं करती। इन्हें अंतः विवाही के नियम से एकजुट रखा जाता है। अम्बेडकर के अनुसार जाति एक मानसिक दशा है और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने बड़ी कुशलता के साथ इसको प्रस्तुत किया है और अंतः विवाह को उन्होंने जाति का एक कार्य प्रणाली माना। समानता और न्याय के बारे में अगर हम देखें तो अम्बेडकर ने हिंदू धर्म और हिंदू सामाजिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था जो हिंदू धर्म की मूलाधार है, वह पूर्णतः असमानता और अन्याय से ग्रसित एक संस्था है। वे मानते थे कि यह संस्था मनु के सिद्धांतों पर आधारित है और जो कि असमानता को जन्म देता है। अम्बेडकर ये मानते थे कि हिंदू धर्म समानता को स्वीकार नहीं करता। विभिन्न वर्गों के पद परिस्थिति की यह असमानता एक स्थायी सामाजिक संबंध का परिचायक है। जाति व्यवस्था में निहित इस असमानता को अम्बेडकर ने दास प्रथा, कानून, विवाह आदि के उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट भी किया। मनु के विचारों का उदाहरण देते हुए अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को एक दास प्रथा बताया, जो कि क्या था, जो शूद्रों तक सीमित थी और जिन्हें अपने ऊपर तीनों वर्ण की सेवा करनी पड़ती थी। विवाह की संस्था के संबंध में भी असमानता को बताते हुए अम्बेडकर ने मनु के विचार है उसको खंगाला और कहा कि मनु ने वैवाहिक नियम अंतःवर्णीय विवाह की अनुमति, जो उस मनु के वैवाहिक नियम थे वो अंतःवर्णीय विवाह की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्बेडकर की रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म पर केंद्रित रहा और इन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ विशेषकर मनुस्मृति का विश्लेषण काफी बार किया। इसमें वर्ण के आधार पर सामाजिक भूमिकाओं को निश्चित किया जाता था, शूद्रों को गुलामी मिली थी तथा असमानता का मूल कारण अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को ही माना। अम्बेडकर व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के अंतर को स्वीकार करते थे। अवसर की समानता की बात भी ये बार बार करते थे। इनका ये कहना था कि चयन हमेशा योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए। इन उद्देश्यों की ये बात करते थे तो उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय भोज की बात इन्होंने कही और इन्होंने कहा कि जो वंशानुगत पुजारियों का जो पद था उसको भी सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खोल देना चाहिए। अम्बेडकर ने अपने कार्य एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में जाति को पूर्ण समाप्त करने की बात कही। इनके अनुसार जाति मात्र श्रम का विभाजन ही नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, बल्कि वो श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। अम्बेडकर द्वारा अस्पृश्यता की चर्चा जाति के साथ जुड़ी हुई थी।
उनका मानना था कि अस्पृश्यों का जो हाल है उसे देखकर लोगों में सहानुभूति पैदा होनी चाहिए और यही सहानुभूति उनके हालात को सुधारने में मदद करेगी। इन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के प्रयत्नों में आने वाली कठिनाइयों का भी जिक्र किया, जैसे जो लंबे समय से हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, हमारी जो धार्मिक पृष्ठभूमि है या जो हित हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब उस अस्पृश्यता को दूर करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां या बाधाएं हैं, जिसका जिक्र अंबेडकर ने किया। अंबेडकर का विश्वास था कि अस्पृश्यों को अपने संघर्ष के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा तथा स्वयं ही उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अस्पृश्यता पर ही अंबेडकर ने महाराष्ट्र में 1920 के दशक में अस्पृश्य विरोधी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन मुख्य रूप से जो इसकी जड़ें थी वो महाराष्ट्र में थी, लेकिन यह भारत के विभिन्न भागों में फैल गया और अंबेडकर ने अस्पृश्यों की प्रकृति की संभावनाओं को राजनीतिक साधनों के प्रयोग से देखा। इनका विचार था कि इनका जो ये प्रयोग है, प्रयोग के द्वारा ही आधुनिक समाज में उच्च वर्गों के साथ सामाजिक और आर्थिक समता को प्राप्त किया जा सकता है। अंबेडकर ने पंथ निरपेक्ष आधार पर स्वतंत्र श्रमिक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्गों के हितों की रक्षा करना था। अंबेडकर ने चुनाव लड़ने तथा अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए 1954 में अनुसूचित जाति संघ बनाया, जो 1956 में रिपब्लिक पार्टी के रूप में बदल गया। 1930 में भी के दशक में भी अंबेडकर ने यह निर्णय लिया कि अस्पृश्यों की परिस्थिति में सुधार करने का एकमात्र तरीका, जो अंबेडकर बार बार कहते हैं, वो ये कि हिंदू धर्म को त्यागना पड़ेगा या हिंदू धर्म को हमें त्यागना चाहिए। 1950 के दशक में ही अंबेडकर ने यह अनुभव किया कि अस्पृश्यों के लिए बौद्ध धर्म ही एक जो वैकल्पिक धर्म के रूप में सबसे उपयुक्त है। अंबेडकर ने जो अपनी पुस्तक बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म का तुलनात्मक विश्लेषण कर बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में एक सर्वाधिक वैज्ञानिक माना। इनके अनुसार बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म समता का एक देसी भारतीय धर्म है, एक ऐसा धर्म जो जाति विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है और जो अधीनस्थ है इनके लिए उन्होंने इसको एक सबसे उपयुक्त माना, एक सबसे अच्छा वैकल्पिक धर्म माना। 1956 में अंबेडकर ने स्वयं इस धर्म को अपनाया तथा और लोगों को भी इस धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जनजातियों को भी हम लोग अधीनस्थ के संदर्भ में रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं शहरी ग्रामीण से पृथक होती है। जनजातीय मुख्यतः सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मुख्य धारा के साथ मिलीजुली नहीं दिखाई देती। ऐसा भी कई बार देखने में आता है कि वह सभ्यता और विकास के दूसरे छोर पर विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जनजातियों पर डेविड हार्डीमैन के विचारों की चर्चा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। डेविड हार्डीमैन के लेखन का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर के दबे, कुचले या अधीनस्थ लोगों को प्रकाश में लाना तथा जो रूढ़िवादी सोच है उस पर प्रहार करना था। डेविड हार्डीमैन ने गांधी के भारत और विश्व की धरोहर पर पुस्तक लिखी। गांधी पर उनका गहन अध्ययन था, विशेष रूप से गांधी के समय की स्थिति और सामाजिक परिवेश पर। 1983 से 1989 के बीच भारत के सूरत में, जो गुजरात में है, में स्थित सेंटर फॉर सोशल स्टडीज में वो फेलो रहे और इस समय में उन्होंने अनेक शोध किए तथा अध्ययन किया। डेविड हार्डीमैन ने गुजरात के खेड़ा जिले में गहन अध्ययन किया तथा उन्होंने वहां पर 1917 से 34 तक के बीच में जो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके इतिहास को उन्होंने कुरेदा तथा जिन लोगों ने उन आंदोलनों में भाग लिया था उनके साथ में उन्होंने लंबे लंबे साक्षात्कार लिए तथा इन्होंने अपने इस शोध के दौरान ये भी देखा कि ऐसे राजनीतिक ताने बाने और गठबंधनों की खोज भी की जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वहां पर कार्यरत थे। डेविड हार्डीमैन ने देखा कि जो खेड़ा जिले में पाटीदार समूह ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और जो वहां की प्रभु जाति भी थी, उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें थी, जो कृषि के संसाधन थे उन पर भी उनका नियंत्रण था तथा अगर हम कहें कि राजनीति में भी उनके नेता इस जाति के लोग नेता थे।
पट्टीदार जमींदार जो है वो अपनी उच्च सामाजिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए अनुलोम प्रथा का पालन करते थे। और अगर हम देखें तो ये जो अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखें तो जो ये प्रथा है, ये अनुलोम प्रथा निम्न पट्टीदार परिवारों को उच्च पट्टीदार परिवारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता था। इस अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में डेविड हार्डीमैन खेड़ा जिले के राजनीतिक गुटों की आपसी संघर्षात्मक संबंधों का उन्होंने विश्लेषण किया तथा भारत में गुटबाजी और आपकी दलबाजी राजनीति का विश्लेषण किया। गुट और गुटबाजी संबंधी अपने अध्ययन के बारे में डेविड हार्डीमैन कहते हैं कि गुट की अवधारणा उपनिवेशी और नव उपनिवेशी शासकों और शक्ति की देन है, जिसकी रुचि भारत में अपना प्रभुत्व बनाने की थी या भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की थी। गुट के स्थान पर वर्ग की अवधारणा अधिक व्यापक, सशस्त्र और प्रभावशाली है, जिसके द्वारा भारतीय राजनीति को अधिक सक्षम ढंग से हम विश्लेषित कर सकते हैं या उसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि वर्ग संयोग के आधारों को खोजने की आवश्यकता है। और वर्ग संयोग कब होता है? वर्ग संयोग तब होता है जब अधीनस्थ वर्ग के लोग यह अनुभव करें कि उच्च वर्ग के सदस्यों के साथ संयोग करना उन्हीं के हित में है और यह आर्थिक संबंधों या जाति नातेदारी के संबंधों के कारण ही होता है। डेविड हार्डीमैन ने अपने जो अधीनस्थ समूह के जो अध्ययन है, इसमें दबे कुचले लोगों या अधीनस्थ समूहों की उभरती चेतनाओं को उजागर किया। इन्होंने ग्रामीण समुदाय की गुटबाजी का अध्ययन किया और सिर्फ गुटबाजी का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने आदिवासियों के जो सुधार आंदोलन है उनका भी इन्होंने जिक्र किया। हार्डीमैन ने का जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य की झलक उनका जो दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन के अध्ययन में भी देखने में मिलती है, जिसमें जो कि 20वीं शताब्दी में हुआ था और जिसे हम एक जन आंदोलन भी कहा गया था, जो एक शांतिप्रिय आंदोलन था और जो आदिवासियों का में एक जो आदिवासी हैं उनमें एक सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित था। डेविड हार्डीमैन ने जो अपनी बुक या अपने कार्य कमिंग ऑफ देवी में पश्चिम भारत के साहूकारों तथा आदिवासियों के शोषण की बात की। 1921 में पालघर के मछुआरों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। यह एक सुधार आंदोलन ही नहीं था, बल्कि जमींदारों और पारसी शराब विक्रेताओं के विरुद्ध जो है ये एक विद्रोह था। आंदोलन मुख्यतः देवी आत्मा के आवाहन के माध्यम से था। आदिवासियों में बहुत सारी आदतें थी जो ये कहा जाता था कि जो देवी का आवाहन है उसके द्वारा उनको उनमें एक सुधार लाने जाने का प्रयास किया जाता था। जैसे देवी के आवाहन के माध्यम से आदिवासियों की खान पान अर्थात शराब ना पीना, मांस ना खाना, उनके रहन सहन की आदतों जैसे प्रतिदिन नहाना, साफ सफाई से रहना, उनकी आर्थिक समृद्धि जैसे कर्ज ना लेना तथा धर्म परिवर्तन वर्जित, ईसाई और मुस्लिम धर्म में परिवर्तन संबंधी निषेध, ऐसे व्यापक सांस्कृतिक सुधारों पर प्रकाश डाला गया। हार्डीमैन ने इस आंदोलन की अवधारणा के लिए एक विकल्प के तौर पर ऐतिहासिक दंडात्मक उपागम का प्रयोग करने का इसमें सुझाव दिया। इसके द्वारा हार्डीमैन ने कहा कि इस आंदोलन को जनजातियों और हिंदू समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से उत्पन्न एक नए प्रकार के समन्वय की संभावनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। हार्डीमैन के अनुसार जो इन आंदोलनों की व्याख्या का सर्वाधिक उपयुक्त उपागम यह हो सकता है कि इन्हें शक्ति के साथ मूल्यों को जोड़कर देखा जाए, अर्थात जिन लोगों के पास शक्ति है अधीनस्थ उनके मूल्यों को अंगीकृत करते हैं और मूल्यों में वह शक्ति होती है जिसमें जो प्रभु वर्ग है वो बिना शारीरिक बल का प्रयोग किए अधीनस्थ वर्गों को अपने अधीन कर लेता है। तो इस प्रकार आदिवासियों ने भी उन व्यक्तियों के मूल्यों को अपनाया जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी और उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते थे। देवी आंदोलन जो है वो दक्षिण गुजरात के आदिवासियों, पारसी व्यापारियों के बीच संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। पारसी व्यापारी वहां के जमींदारों के साथ मिलकर शराब बनाने और बेचने का कार्य करते थे। ये लोग क्या करते थे, आदिवासियों को शराब बेचकर और खेतों में कम मजदूरी में काम कराकर इनका शोषण करते थे। और देवी आंदोलन जो है ये परोक्ष रूप से
उन बुराइयों पर प्रहार था, उन शोषण के विरुद्ध प्रहार था, जिसके कारण क्या था, पारसी व्यापारी और जमींदारों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा। तथा क्या हुआ, जो आदिवासियों में ही जो धनी कृषक थे, उनका एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ, जिन्होंने क्या किया, पारसी व्यापारियों का स्थान ले लिया। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो ये आंदोलन ने आदिवासियों में एक व्यापक परिवर्तन लाया तथा आर्थिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक लामबंदी भी बढ़ी। वह जमींदारों व पारसी व्यापारों से मुक्त हो गए। अपने कार्य फीडिंग द बनियान नामक पुस्तक में डेविड हार्डीमैन ने कई शताब्दियों से ग्रामीण भारत में अधीनस्थ समूह के ऊपर समर्थ लोगों के शक्ति प्रयोग के स्वरूपों के संबंध में बात कही। शोषण की इस शक्तियों के पीछे मजबूत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियां रही। ये प्राचीन काल से ही मौजूद थी। डेविड हार्डीमैन ने इस पुस्तक, जो उनकी ये पुस्तक है, इसमें छोटे स्तर पर स्थित किसानों का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से कैसे जोड़ती है, इसके बारे में था। डेविड हार्डीमैन ने ग्रामवासियों तथा साहूकारों के बीच संबंध को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो उठता था वो ये था कि गांव में सरकारी बैंक होते थे और गांव में लोग अपनी, फिर भी बैंक के होते हुए भी लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनिए के पास जाते थे, जबकि बैंक उन्हें सस्ते में कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तैयार थे। हार्डीमैन ने समाजशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह देखा कि किसान जो है वो स्थानीय प्रभुत्व के मकड़ी जाल में फंसा हुआ है। बनिया अकाल, आकस्मिक दुर्घटना आदि की स्थिति में किसानों को आश्रय देता है और उनका संरक्षण करता है, ताकि बनिए को जीवन भर ब्याज मिल सके, और यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और जो गरीब किसान है वो इससे कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। अपने जो अधीनस्थ अध्ययन में डेविड हार्डीमैन ने पश्चिम भारत में कृषकों तथा बनिया शोषण के बीच के संबंधों की चर्चा की। इन्होंने देखा कि शताब्दियों से इन लोगों का अधीनस्थ समूह पर अधिकार रहा है और अगर हम देखें तो उपनिवेशवाद से पहले या उपनिवेशी शासन में भी बनियों के इनको और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का बनियों को इस समय पर बनियों को राज्य का आश्रय प्राप्त था और जिसके आधार पर बनियों ने किसानों को अधीनस्थ बना रखा था। हार्डीमैन के अगर हम सभी अध्ययनों पर देखें तो मार्क्सवादी सोच स्पष्ट रूप से छाई मिलती है। इन्होंने भारत की ग्रामीण गुटबाजी, आदिवासी सुधार आंदोलनों की व्याख्या वर्ग संघर्ष और शक्ति संबंधों के संदर्भ में की। भारत में दलित वर्ग के विश्लेषण को भी इन्होंने एक नया आयाम दिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो आज हमने इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने रंजीत, जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य में रंजीत गुहा, जिन्होंने अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य को एक ठोस आधार दिया तथा अधीनस्थ लोगों की आवाज और उनकी लेखनी को इतिहास में शामिल करने की बात की और इतिहास के पुनः लेखन की बात की। ऐसे ही अम्बेडकर ने जातिवाद, जाति व्यवस्था और ब्राह्मण व्यवस्था पर की जो ब्राह्मणवाद की जो श्रेष्ठता है इसको उन्होंने चुनौती दी तथा हिंदू धर्म से हटकर बौद्ध धर्म का एक नया मार्ग उन्होंने अधीनस्थों के लिए प्रशस्त किया। डेविड हार्डीमैन ने अनुसूचित जातियों, आदिवासियों में बदलाव एवं परिवर्तन की बात की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की जो ये चर्चा है ये अधीनस्थ के संदर्भ में एक नई अंतर्दृष्टि व एक नए आयाम को जन्म देगी। धन्यवाद।